नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पंकज खंडेलवाल और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल जिसका नाम है इनफिनिटी। और आज जिन विषयों पर हम डिस्कशन करने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं, वो जुड़े हुए हैं इस तेज गति से भागते हुए सेंसेक्स से। क्या वाकई में इस सेंसेक्स की स्पीड सही है, ये एक सही दिशा में जा रहा है या नहीं? इन विषयों पर मैंने थोड़ा सा स्टडी किया है, कुछ अपने सीनियर्स की एडवाइस भी ली है। कुछ चीज़ों को स्टडी करने के बाद में कुछ पॉइंट्स पर मैंने कुछ पॉइंट्स तैयार करे हैं। उन पॉइंट्स पर हम डिस्कशन करेंगे और लास्ट में हम इस नतीजे पर पहुंचेंगे कि क्या वाकई में सेंसेक्स की ये तेज गति सही है और सही दिशा में जा रही है, या फिर ये कहीं कोई बबल है जो फटने वाला है। पॉइंट टू पॉइंट हम लोग डिस्कशन करते हैं। शुरुआत करते हैं पहले पॉइंट के साथ। कोविड क्रैश के बाद में लगातार चढ़ाव। 2020 का जो हमने कोविड देखा है, उस कोविड के बाद में मार्केट नीचे आया, सभी ने देखा, लेकिन उस निचले स्तर को छूने के बाद में लगातार मार्केट की बढ़ती हुई पोजीशंस, इस बीच में कई उतार चढ़ाव आए हैं पूरे विदेशों में भी, अलग अलग देशों में भी, लेकिन हमारे सेंसेक्स में उसका कोई बहुत ज्यादा प्रभाव हमको देखने को नहीं मिला और लगातार वो अपने एक स्तर, एक दूसरे स्तर फिर तीसरे स्तर को छूते हुए आगे बढ़ता जा रहा है। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये कहीं कोई बबल तैयार हो रहा है आगे फटने के लिए। दूसरी चीज, रिटेल इन्वेस्टर्स का बढ़ता हुआ रुझान। पहले हमारे जो इन्वेस्टमेंट हुआ करते थे वो ट्रेडिशनल वे में हुआ करते थे। हम डाइवर्सिफिकेशन मेथड को बहुत अच्छे से फॉलो करते थे। कुछ पैसा एफडी में डालना है, कुछ पैसा आरडी में डालना है, कुछ पोस्ट ऑफिस में डालना है। आज क्या हो रहा है, आज हमने उन सभी इन्वेस्टमेंट्स को रोक के सारा पैसा शेयर मार्केट की तरफ डाइवर्ट कर दिया है। इनफैक्ट कुछ क्लाइंट मेरे पास में ऐसे भी आते हैं जो अपना एफडी ब्रेक करने के बाद में मुझे सजेस्ट करते हैं कि सर यहाँ या रिकमेंड करते हैं कि मेरा पैसा मैं शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहता हूँ। ये रुझान बहुत तेजी से बढ़ रहा है, पिछले 2-3 सालों में ऐसा देखा गया है। तो ये जो चीज आ रही है, क्या कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये किसी नई समस्या को बुलावा देने वाली हो? ठीक है। इसके अलावा डॉलर का लगातार मजबूत होना, रुपया मजबूत हो रहा है, ये आकलन करता है डॉलर के साथ में कंपैरिजन। हमारा देश विकसित हो रहा है, ये हम डे बाय डे देख रहे हैं। हम धरती को साथ छोड़कर चंद्रमा तक भी पहुंच चुके हैं, लेकिन क्या वाकई में हम डॉलर को बीट कर पाए हैं? आज भी डॉलर डे बाय डे इंक्रीज हो रहा है। उसका प्रभाव शेयर मार्केट पर कैसे आता है? उसका प्रभाव शेयर मार्केट पर ऐसे आता है कि अगर हमें किसी दूसरी कंट्री से कोई माल इंपोर्ट करना है, खरीदना है, तो एक्सचेंज में हमें डॉलर देना पड़ेगा और डॉलर परचेज करने के लिए हमें अपने रुपए का बड़ा हिस्सा देना पड़ेगा, उससे हम डॉलर परचेज कर पाएंगे। तो वो हिस्सा हमारे पास में कहाँ से आएगा, वो इनकम हमारे पास में कहाँ से आएगी? हमारे इनकम के सोर्सेस तो लिमिटेड है, तो ऐसे में उसका जो पूरा बर्डन है वो बेसिकली शेयर मार्केट पर आ जाता है। तो कहीं ना कहीं इस तरीके के बहुत सारे और भी कंटेंट हैं जो इकट्ठे होकर शेयर मार्केट पर एक बर्डन बढ़ा रहे हैं। और क्या क्या पॉइंट्स हैं, और आगे देखते हैं। आरबीआई की रेपो रेट। आरबीआई जिस तरह से हमारे इंडिया में आरबीआई सभी बैंकों को गवर्न करता है, वैसे ही फेड है अमेरिका में जो गवर्न करता है, और उसके अलावा बाकी सब देशों में भी अपने अपने गवर्निंग बॉडीज हैं। लेकिन अभी कंडीशन क्या हो रही है कि आरबीआई डे बाय डे अपनी रेपो रेट इंक्रीज करता जा रहा है। आगे बढ़े उससे पहले एक बार रेपो रेट को भी समझ ही लेते हैं। अगर मैं बैंक में जाता हूँ किसी हाउसिंग या बिजनेस लोन के लिए, तो बैंक मुझे अपने कुछ ब्याज दर लेगा और मुझे वो बैंक लोन दे देगा। लेकिन बैंक के पास में वो पैसा कहाँ से आया? बैंक जाता है आरबीआई के पास में, कि आरबीआई से वो लोग लोन लेते हैं और वो लोन हमें देते हैं। आरबीआई जो लोन दे रहा है बैंकर्स को, उसकी रेट आरबीआई बढ़ा रहा है। अब सीधा से बात है कि अगर बैंक को ज्यादा पे करना पड़ेगा आरबीआई से लिए हुए लोन पर ब्याज, तो फिर वो हमसे ही वसूलने वाला है, तो हमारे को भी उसका एक फाइनेंशियल बर्डन हमारे ऊपर ज्यादा पड़ने वाला है, पड़ रहा है डे बाय डे। बल्कि अगर हम देखें पिछले 1-2 महीने के चार्ट, तो 2-2%, 2.5% तक की ग्रोथ रेपो रेट में हम देख पाते हैं। ठीक है, तो उसका भी जो बर्डन है वो इनडायरेक्टली हमारे ऊपर ही आ रहा है। और उस बर्डन को रिकवर करने के हमारे पास में फिर 2 ऑप्शन बचते हैं। या तो हमारे एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट्स हैं, हम उन्हें रोकें, ठीक है, या रिड्यूस करें।
या फिर उनको सेल करके और उस बर्डन को रिड्यूस करें, उस बर्डन को चुकाएं। तो उसका कहीं ना कहीं अल्टीमेटली बर्डन किस पर आ रहा है? शेयर मार्केट पर। ठीक है, इसी तरह का एक और विषय आता है अपने पास में, मुद्रास्फीति। मुद्रास्फीति क्या है, इसको भी थोड़ा सा बेसिकली समझ लें। वैसे मैंने इसके लिए सेपरेट वीडियो बना रखे हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, बट फिर भी यहाँ विषय आया तो उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। अभी अगर मैं पिछले साल की बात करूं कि पिछले साल मेरे को घर खर्च चलाने के लिए, उदाहरण के लिए 1 लाख रुपए की आवश्यकता पड़ती थी। अब वही घर खर्च चलाने के लिए मुझे लगभग 1,07,000 या 8,000 रुपए की आवश्यकता पड़ रही है। तो ये जो 7-8 हजार रुपए का जो गैप है, दैट इज कॉल्ड मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन रेट। ठीक है, तो मतलब जिस स्पीड के साथ में मुद्रास्फीति ग्रो कर रहा है, उस स्पीड के साथ में अगर हमारी इनकम भी ग्रो करती रहे या हमारे पैसे की वैल्यू भी ग्रो करती रहे तब तो ठीक है। लेकिन वाकई में क्या हो रहा है कि हमारा पैसा उस स्पीड से ग्रो नहीं कर पा रहा है। मुद्रास्फीति की दर 7-7% है, लेकिन बैंक हमें जो ब्याज दे रहा है वो 5.5-6% को ब्याज दे रहा है। इट मीन्स हमें 1.5-2% का लॉस है, हमारे 1.5-2% के रेवेन्यू का माइनस में जा रहा है, लॉस हो रहा है। तो ये बर्डन भी कहीं ना कहीं अल्टीमेटली जाता है शेयर मार्केट पर ही। ठीक है, इसके अलावा अभी हमने एक युद्ध देखा है 2 देशों के बीच में, काफी लंबा समय चला है, लगभग 1 साल तक चलने के बाद में अब जाके ये युद्ध थोड़ा सा विराम ले चुका है, रुक चुका है। लेकिन क्या आप ऐसा मानते हैं कि किसी भी देश या 2 देशों के बीच में हुए युद्ध का प्रभाव केवल 1-2 साल में ही खत्म हो जाता है? नहीं, हमारे इतिहास गवाह है, सदियों तक उसका प्रभाव रहा है। तो डेफिनेटली इन युद्ध जो भी हुए हैं या चल रहे हैं या खत्म हुए हैं, इनका प्रभाव भी हमें आगे तक देखने को मिलने वाला है। सीधे तौर पर अगर बात करें तो किस चीज पर वो देखने को मिलेगा? ये दोनों ही कंट्रीज, यूक्रेन और रशिया, दोनों ही कंट्रीज जो थी वो कमोडिटी मार्केट के अपने आप में सुपर मतलब हुआ करते थे। तो वहां से कमोडिटी प्रभावित हुई है, ना सिर्फ भारत के लिए बल्कि पूरे विश्व के लिए। उस समय, उस दौरान जब युद्ध अपने चरम सीमा पर था तो कमोडिटी की रेट भी बहुत हायर थी। अभी उन्होंने बैलेंस किया है, धीरे धीरे अपने समान स्तर पर आई है, लेकिन फिर भी एवरेज रेट से ज्यादा रेट चल रही है। तो अब वो ज्यादा रेट को पे करने के लिए बर्डन आता है अल्टीमेटली मार्केट पर ही, पहली चीज। दूसरी चीज, जब वो चीज टॉप पर थी, जब युद्ध टॉप पर था तो कमोडिटी की रेट्स भी बहुत हायर पर थी, तो हमें उस समय भी परचेज करना पड़ा था अपने कमोडिटीज को। तो उस समय अगर मान लीजिए 20 रुपए का जो सामान था उसके लिए हमें 200 रुपए चुकाने पड़े, तो 180 का भार तो हमारे ऊपर ही पड़ा है। तो वो 180 रुपए का जो भार है वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट हमारे शेयर मार्केट को ही डिस्टर्ब करेगा, कर भी रहा है, इन फ्यूचर करेगा, ऐसी भी संभावनाएं पूरी बनती हैं। ठीक है, इसके अलावा एक लास्ट ऑप्शन, जो लास्ट पॉइंट जो आता है, दैट इज चुनावी माहौल। जैसा कि हम देख रहे हैं अगले ही साल चुनावी माहौल हमारा बना हुआ है, अगले साल नए चुनाव होने वाले हैं। कौन सी पार्टी आती है, कौन सी पार्टी जाती है, डजंट मैटर, ये हमारे विषय का अभी है नहीं, डिस्कशन का मैटर नहीं है अभी, लेकिन उसका प्रभाव शेयर मार्केट पर पड़ता है, ये हमारे लिए जानना जरूरी है कि किस तरीके से चुनावी माहौल एक बार शेयर मार्केट को प्रभावित करता है। ठीक है, इसको समझते हैं। अगर कोई मैं किसी एक पार्टी को प्रमोट करता हूँ, देखिए जितने भी बड़े बिग प्लेयर्स हैं, बड़े इन्वेस्टर्स हैं, फाइनेंसर्स हैं, वो कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली किसी ना किसी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करते हैं, कहीं ना कहीं कनेक्ट रहते हैं, इसमें कोई संदेह वाली बात है नहीं। अब 2 अलग अलग पार्टीज को सपोर्ट करने वाले 2 बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं, फॉर एन एग्जांपल। अब मुझे एक इन्वेस्टर को पता है कि ये ही पार्टी रिपीट होगी, दूसरे को चांसेस हैं कि शायद दूसरी पार्टी आ जाए सत्ता में। तो ऐसे में उन लोगों को, दोनों को ही एक छोटा सा रिस्क तो है ही। बिजनेसमैन अपने आप को सेफर साइड रखते हुए ही डिसीजन लेता है। तो ऐसे में उन लोगों का जो टारगेट रहता है वो ये होता है कि मार्केट पार्टी चाहे कोई सी भी आए, हमारा बिजनेस प्रॉफिट डिक्रीज नहीं होना चाहिए। ऐसी सोच के साथ में वो अपना कुछ पार्ट मार्केट से उठाने की कोशिश करते हैं लास्ट मोमेंट पर, कि अगर सत्ता पलट होती है, तख्ता पलट होता है, तो बड़ा नुकसान ना देखने को मिले, इसलिए कुछ पार्ट वो अपना रिडीम कर लेते हैं, निकाल लेते हैं। हालांकि अगर नतीजे फेवरेबल होते हैं तो मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट बाद में भी री इन्वेस्ट हो जाता है, लेकिन वो एक सेकंड पार्ट है।
ठीक है, स्टार्टिंग में तो हमें हो सकता है कि जब वो पैसा वापस निकाले वो पार्टी, तो हमें मार्केट में नेगेटिव स्थिति देखने को मिलेगी। अब ये जो मैंने सारे पॉइंट्स बताए हैं, ये कहीं ना कहीं इंडिकेट करते हैं मार्केट के जो ग्रोथ हम देख रहे हैं उस ग्रोथ को डी ग्रोथ में ले जाने के लिए, क्योंकि एग्जैक्टली जो हम देख पा रहे हैं अभी वर्तमान में, तो मार्केट जिस स्पीड से बढ़ रहा है वो उसकी नेचुरल स्पीड नहीं है। मार्केट हमेशा एक लहर की तरह अगर चलता है तो वह सामान्य स्थिति बोली जाती है कि वो ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, तो एक सामान्य स्थिति है। हालांकि फ्लो ऊपर की तरफ ही रहता है, ये स्वाभाविक सी बात है, लेकिन वर्तमान स्थिति क्या बता रही है कि मार्केट सीधे ही ऊपर की तरफ जा रहा है। हल्के फुल्के इसमें हमने देखे हैं, अभी रिसेंटली 2020 में भी एक छोटा सा झुकाव देखा है, लेकिन ये उतने ज्यादा प्रभावी नहीं है जितना प्रभावी इनको होना चाहिए। तो इस तरीके से कंक्लूजन ये निकलता है कि अभी इन फ्यूचर, मतलब अगर इन फ्यूचर की भी बात करूं, एक टाइम लिमिटिफाई करूं, तो अगले 1 साल के अंदर अंदर हमें मार्केट निचले स्तर पर जाते हुए दिखेगा। ये मेरा आंकड़ों के साथ में एक अनुमान है। अब बात की जाए कि कितने पॉइंट तक ये जा सकता है, तो सारी कैलकुलेशन करने के बाद में मैं इस नतीजे पर पहुंच रहा हूं कि हमें अभी जो 66,000 रुपए का फिगर देखने को मिल रहा है, 66,000 के आसपास हमारा जो आंकड़ा घूम रहा है, ये लगभग 55-56,000 को भी टच कर सकता है। ऐसी मेरी कल्पना है, ऐसा मेरा पूरा आकलन है, ऐसा मेरी मैथमेटिक कैलकुलेशन बताती है। अब बात ये आती है कि अगर मार्केट इतना नीचे जाएगा तो फिर क्या इन्वेस्टमेंट के लिए सही समय है? तो यहाँ पर बात आती है कि इन्वेस्टमेंट के लिए कोई भी समय गलत नहीं होता, चुनाव करना होता है सही जगह का। अगर हम उदाहरण के तौर पर बात करें कोविड की, कोविड में क्या सभी के सभी शेयर्स नीचे थे? क्या सारे सेक्टर्स डाउन जा रहे थे? नहीं, 2 सेक्टर वहां उस टाइम टिके हुए थे, और न सिर्फ टिके हुए थे बल्कि नई बुलंदियां हासिल कर रहे थे। कौन से थे वो 2 सेक्टर? ध्यान में आए? नहीं आए? चलिए कोई दिक्कत नहीं, मैं बताता हूँ। पहला सेक्टर था हेल्थ, मेडिकल साइंस, मेडिकल डिपार्टमेंट जो था वो कंटिन्यू, मेडिकल सेक्टर जो था वो कंटिन्यू ग्रो कर रहा था, काफी अच्छी ग्रोथ हासिल करी है। दूसरा था आईटी, आईटी ने भी अपनी नई नई बुलंदियां हासिल करी हैं और ऐसे गजब के अचीवमेंट हासिल करे हैं कि कुछ फंड्स ने एक ही साल में 2.5 गुना तक के भी रिटर्न्स दिए हैं। तीसरा सेक्टर था एफएमसीजी, हम लोगों ने घर में बैठे बैठे स्विगी और जोमेटो से जो ऑर्डर करे हैं वो कहीं ना कहीं एफएमसीजी को ग्रोथ दे रहे थे। तो ऐसा नहीं है कि विपरीत स्थिति में सभी के सभी शेयर या सभी के सभी सेक्टर्स नेगेटिव रिटर्न्स देने वाले हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। आगे आने वाले विपरीत समय में कुछ सेक्टर ऐसे भी हैं जो आपको कमा के देने वाले हैं, जो आपके पैसे को मल्टीपल करने वाले हैं। अब ऐसे कौन से सेक्टर्स हैं ये आप मुझे कमेंट करके बताइए कमेंट सेक्शन में, और अगर फिर उनमें अगर डिस्कशन चाहते हैं तो मेरा नंबर उसमें दिया हुआ है नीचे, डायरेक्ट डिस्कशन करके हम उन सेक्टर्स को ऑब्जर्व करेंगे कि कैसे कौन से सेक्टर्स हैं जिन पर पैसा अभी लगाया जा सकता है, जो आगे आने वाले टाइम में हमें अच्छी ग्रोथ देंगे, ऐसी संभावना बनती है। आशा करता हूं कि मेरे द्वारा दी गई जानकारियों से आप संतुष्ट हुए होंगे। ऐसी और जानकारियां आप तक पहुंचती रहे सबसे पहले, उसके लिए आपको बेल का बटन प्रेस करना है। और अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो, इसमें कुछ आपको नया जानने को मिला हो, तो इसे अपने दोस्तों के साथ में, अपने परिवार वालों के साथ में साझा करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।